स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं कविता थपलियाल और लगातार हम रोज़ाना ये शो लेकर आते हैं जहां पर अगले 1 घंटे बात होती है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ की। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी इक्विटी बाज़ार में निवेश करने से कतराते हैं। बहुत पुरानी निवेश को लेकर आपकी धारणाएं हैं जहां पर फिक्स डिपॉजिट, सोना, रियल एस्टेट जैसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को ही सुरक्षित माना जाता है। सुरक्षित और मुनाफेदार कोई एक निवेश विकल्प नहीं होता है। रिस्क जो है हर तरह के निवेश विकल्प के साथ जुड़ा होता है, बशर्ते आप ये जानें कि आपके लिए रिस्क क्या है। आप अपने जोखिम या रिस्क उठाने की क्षमता को समझें और उसके मुताबिक अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट या एवेन्यू का चुनाव करें। और इसी तरह की सीख हम आपको शो पर देते हैं जहां पर आपको हम बता सकें कि आपके लिए सही निवेश का विकल्प क्या है। अगले 1 घंटे बात होगी आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की, बात होगी हर निवेश के विकल्प की जो आपके लिए सही है। चलिए शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। आज विमेंस वेडनेसडे हमारी महिलाओं के लिए खास पेशकश, जहां पर हम बताएंगे कि कौन सा हो महिलाओं का पहला म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड खरीदें या आप एसआईपी करें स्टॉक्स में। जी हाँ, एसआईपी जो एक ऐसा रामबाण है, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको ये करना चाहिए? आज जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से और साथ ही आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में जब निवेश कर रहे हो तो उसके लिए कितनी फीस लगती है। बिना फीस के किसी भी निवेश विकल्प में कोई निवेश नहीं होता है। हर जगह कोई ना कोई कॉस्ट आपको उठाना ही पड़ता है। तो आज महिलाओं को हम शिक्षित करेंगे, उन्हें बताएंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड में अपने निवेश के इस सफर में आगे बढ़ा जा सकता है। और आरबीआई पॉलिसी में हम आपको बताएंगे कि आपका निवेश, आपका कर्ज आपको कैसे समझना चाहिए। और जिस तरह से ऐलान हुआ है, हम आपको बताना चाहते हैं कि ईएमआई कनेक्शन क्या है आपकी आरबीआई पॉलिसी के साथ। और इतना ही नहीं, अब अगर सुरक्षित निवेश आप चाहते हैं तो सुरक्षित निवेश के लिए एफडी सही है, यानी फिक्स डिपॉजिट सही होगा या डेट म्यूचुअल फंड सही होगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस का भारत के साथ टैरिफ को लेकर तनाव अभी चल रहा है, इसके बीच आपके पोर्टफोलियो में क्या कनेक्शन होगा, किस तरह से आपके पोर्टफोलियो की रणनीति बदली जाएगी, इसकी जानकारी हम आपको देंगे शो में अगले 1 घंटे। और इस शो में आप भी भाग ले सकती हैं अगर आप एक ऐसी निवेशक हैं, एक ऐसी महिला है जो कि अपने निवेश के सफ़र की शुरुआत करना चाहती हैं, तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। 9619873567 इस नंबर पर अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। और भले ही आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रखी हो या आप करना चाहती हैं, हर तरह के सवालों के जवाब इस शो में दिए जाते हैं। व्हाट्सएप कीजिए अपने सवालों को। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर भी अपने सवाल छोड़ सकती हैं। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए ताकि हम आपको आपके निवेश के सफ़र में आपका मार्गदर्शन करा सके हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए। जी हाँ, विमेंस वेडनेसडे हमारी ये पेशकश जहाँ पर हम महिलाओं पर फोकस करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे निवेश में आगे बढ़ा जाए। जी हाँ, अगर हम अर्बन इंडिया की बात करें या बड़े शहरों की बात करें, यहाँ पर तो महिलाएं फिर भी काफ़ी हद तक जागरूक हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी कैसे महिलाएं म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए अपने निवेश की शुरुआत कर सकती हैं, इक्विटी बाजार से जुड़ सकती हैं, इस पर भी हमारा फोकस होता है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं विमेन इन्वेस्टिंग के जिस पर हम बातचीत करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। हर्षवर्धन रुंगटा, सीईओ रुंगटा सिक्योरिटीज़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और हर्ष, हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे महिला निवेशकों के सवालों के साथ। यूट्यूब पर भी महिलाएं सवाल छोड़ती हैं और हमें व्हाट्सएप भी करती हैं। और इस तरह से रूपा शाह का सवाल हम लेंगे पहले। और ये कह रही हैं कि इन्होंने जो एसआईपी शुरू कर रखी है वो लगभग 45,000 रुपये की है और 7 साल के लिए ये निवेश करना चाहती हैं। 7 फंड्स हैं और उम्र इनकी 47 साल की है। 20 लाख का निवेश है, एक मुश्त 20 लाख निवेश का इनका प्लान भी है। पोर्टफोलियो में एक्सिस स्मॉल कैप है, एचडीएफसी मिड कैप है, आईसीआईसीआई प्रू
निफ्टी 50 इंडेक्स है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है इनके पास, HDFC नहीं SBI का बैलेंस एडवांटेज है, बंधन का इनके पास कौन सा फंड होगा वो मुझे पता नहीं है, शायद जानकारी नहीं दी है उन्होंने इस फंड की अपनी, लेकिन DSP निफ्टी स्मॉल कैप इनके पास है। और एक सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ। चलिए, बंधन का कौन सा फंड है नहीं बताया, बस बंधन म्यूचुअल फंड ये कह रही हैं कि इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन कौन सा फंड है उसमें इन्होंने जानकारी नहीं दी है। ठीक है, फोन लाइन पर मेरे साथ है नहीं तो मैं पूछ भी नहीं पाऊंगी कि बंधन की कौन सी स्कीम है। ओके हर्ष, क्या सलाह होगी इनके लिए? तो वेल कविता, अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें और एक प्रोफाइल समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो SIP इन्वेस्टमेंट की भी फिलहाल बात कर रहा हूँ, ये अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में इन्होंने एक्सपोजर ले रखा है। इन्होंने एक फैक्टर बेस्ड स्मॉल कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। तो एक हम मोटा मोटी प्रोफाइल बना सकते हैं कि ये एक बेसिकली एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है जिन्होंने अभी तक डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करके करीबन 20 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया है। 20 लाख रुपए लमसम के रूप में और ये इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो उनका 7 साल के लिए। तो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर की जो प्रोफाइल हम बनाते हैं, ये मार्केट को थोड़ा बहुत अच्छी तरह समझती हैं और उस हिसाब से उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। अब आगे जाते हुए जो इनका सवाल था कि ये 20 लाख रुपए जो लमसम के रूप में इन्वेस्ट करना चाह रही है वो कहां करें, तो वेल मेरा सुझाव होगा 7 इयर्स का इनका टाइम होराइजन है, मोस्ट सर्टेनली ये रिटायरमेंट की तरफ देख रही हैं। तो अगर हम इनका जो लमसम का इन्वेस्टमेंट है वो एक हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें, हाइब्रिड स्कीम्स में, तो इनकी जो SIP जा रही है वो प्योर इक्विटी फंड्स में जा रही है मान लीजिए, और लमसम जिसका 20 लाख वैल्यू ऑलरेडी उनका हुआ है जो SIP का इन्वेस्टमेंट है प्योर इक्विटी में। अब अगर बाकी का जो 20 लाख रुपया है अगर वो हाइब्रिड फंड्स में जमा करती हैं तो इनका एक अच्छा खासा बैलेंस बन जाएगा। तो उस लिहाज से 20 लाख रुपए का ब्रेकअप बता दूंगा लमसम के रूप में हाइब्रिड फंड्स में करना है तो 2 कैटेगरी फंड्स दे रहा हूं। एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, उसमें 10 लाख रुपए, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड में बाकी का 10 लाख रुपए। तो इससे होगा क्या, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की जो बात कर रहे हैं उसमें डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट जो रीट्स इनविट्स हैं जिसमें कमोडिटी जैसे गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, तो ये एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं जिसमें आपको अलग अलग एसेट क्लास एक ही स्कीम में मिल जाते हैं। और बैलेंस एडवांटेज फंड तो 20 लाख रुपया जाएगा हाइब्रिड फंड्स में और 20 लाख रुपया इनका ऑलरेडी SIP के जरिए इक्विटी फंड्स में है। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन इनके लिए बेटर होगा। अब लास्ट पॉइंट ये है कि इन्हें 7 साल बाद ये सारे पैसों की जरूरत होगी फॉर रिटायरमेंट मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि अभी ये ऑलरेडी 47 की है और 7 साल के इन्वेस्ट है, तो मेरे ख्याल से 54-55 में रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रही है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो जिस दिन आपको पैसे चाहिए, मान लीजिए 7 साल बाद पैसे चाहिए, तो 2 से 3 साल पहले ही आप पैसे को धीरे धीरे आप डेट में या हाइब्रिड फंड्स में, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में चाहिए तो आप स्विच करना शुरू करें। तो बेसिकली ये इनकी स्ट्रैटेजी होगी जिसमें 2 स्कीम्स हमने ऐड की हैं। एग्जिस्टिंग SIPs को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, और एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी पॉइंट, और जब मेच्योरिटी होगी, जब पैसे उनको फाइनली चाहिए, उसके 2-3 साल पहले क्या करना है वो भी हमने इन्हें बता दिया। रूपा के ही सवाल में से मेरे पास कुछ सवाल हैं, अब क्योंकि मेरे साथ फोन लाइन पर तो वो है नहीं, तो इसीलिए उनके बिहाफ पर ही मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। हर सवाल आपसे ये है, आपने बहुत अहम बात कही है कि एक तो 7 साल का समय है और दूसरा पूरी तरह से हम उनका पोर्टफोलियो इक्विटी ओरिएंटेड बना भी नहीं सकते हैं, लेकिन 7 साल क्योंकि टाइम होराइजन काफ़ी नज़दीक है। अब ऐसे में रणनीति दरअसल ये होती है कि जब भी आपने कोई गोल अपना तय कर रखा है, इनके केस में मान लेते हैं अगर कोई 7 साल में ही इनका लक्ष्य जो है वो पूरा होने वाला है, तो लगभग 1-2 साल से ही आपको अपने पैसे इक्विटी से निकालने शुरू कर देने चाहिए। अब यहाँ पर जो है हाइब्रिड स्कीम, क्योंकि आपने एक मुश्त जो उनकी रकम है उसके लिए रेकमेंड की है, एग्जिटिंग स्ट्रैटेजी फिर इनके लिए क्या होगी? क्या ये एंटायरली डेट ओरिएंटेड स्कीम्स में फिर आ जाएं 5 साल जब पूरे हो जाए इन्वेस्टमेंट के, क्या पार्ट इनकम जो है या पार्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो निकालना शुरू कर दें, क्योंकि आप बहुत रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आपका गोल जो है कुछ ही साल नज़दीक रहेगा। तो ऐसे में क्या हाइब्रिड फंड से पैसे निकाल देने चाहिए? इक्विटी से तो आप निकालना शुरू कर ही देंगी, बट क्योंकि एक मुश्त यहाँ पे आपने हाइब्रिड में शायद लगाने की सलाह दी है इनको, कोटक का बैलेंस एडवांटेज और व्हाइट ओक का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, तो क्या 5 साल से पहले 6 साल में या 5.5 साल में ही पैसे निकालना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा?
तो कविता, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम अभी तक की जितनी बातें करते हैं, हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो इस तरह से करें। लेकिन अब जब आपके जब गोल्स नजदीक आ जाते हैं, जो इनके केस में, रूपा जी के केस में ऐसा है कि 54 इयर्स की उम्र में या 55 की उम्र में उन्हें पैसे चाहिए। हम ये मान के चल रहे हैं रिटायरमेंट के लिए है। तो जब आपका रिटायरमेंट पास आने वाला है और आपको उसके बाद अगर इसी कैपिटल पे आप निर्भर हैं मंथली एक्सपेंसेस के लिए, तो मान लीजिए 55 साल के हो गई है और जितना अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, उसी कॉर्पस के बेसिस पे इन्हें मंथली एक्सपेंडिचर उनको चाहिएगा अपने घर खर्च के लिए पोस्ट रिटायरमेंट। तो आप ये पूरे के पूरे पैसे जो हैं वो इक्विटी में नहीं रख सकते, क्योंकि मान लीजिए इक्विटी अगर फ्लक्चुएट करता, मार्केट कोविड की तरह अचानक उसी साल 10, 20 या 40% गिर जाता है, तो आपके जो रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा हुआ होता है उसमें काफी असर आ सकता है। दूसरा एक रियल एग्जांपल है कि कोविड के टाइम पे ही किसी के कोई पेरेंट्स थे जिनको अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरनी थी, मार्केट अचानक 40% गिर गया, तो आपने जो सोचा था वो आपका एक कॉर्पस बना था, लेकिन अचानक आपने 40% मार्केट गिरा और उसी साल फीस भरने का टाइम आ गया। तो ये भी नहीं था कि आप मार्केट रिकवरी का वेट कर सकते थे। उन्हें इच्छा नहीं थी बेचने की, लेकिन उनके पास चॉइस नहीं थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी गोल है आपका, जब वो नजदीक आ रहा हो, उसके 2 साल पहले से आप अपने पैसे मार्केट से निकल जाइए, इक्विटी मार्केट से निकल के आप उसे थोड़े कंजर्वेटिव साइड में चले जाएं। इसी कारण, एक ही कारण होता है उसका, वो ये है कि लास्ट मोमेंट फ्लक्चुएशंस मार्केट में अगर हाई वॉलेटिलिटी हो गई, तो ऐसा नहीं हो कि आप रुक नहीं सके और आपको पैसे निकालने ही पड़े, चाहे कोई भी मार्केट का लेवल हो। तो उसी तरह रूपा जी अगर रिटायरमेंट के 2 साल पहले से अपने पैसे धीरे धीरे प्योर इक्विटी फंड में से निकल ही जाए। अब उन्हें उस समय सोचना है कि वो हाइब्रिड फंड्स में रहना चाहती है कि नहीं। हाइब्रिड में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, आपके पास एग्रेसिव हाइब्रिड है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हाइब्रिड में रहना कि नहीं रहना, किस तरह का हाइब्रिड फंड में रहना या पूरा डेट फंड में स्विच करना, ये डिसीजन वो रिटायरमेंट के पहले या जो भी गोल की तारीख है उसके 2 साल पहले एक बार कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करें और उस समय डिसाइड करें तो ज्यादा बेटर होगा। ऑलराइट, चलिए, तो रूपा शाह को हम ये सलाह दे रहे हैं। रूपा जी, इस वक्त तो आप फोन लाइन पर हमारे साथ इस बार ही नहीं जुड़ पाई हैं, लेकिन आपको दरख्वास्त है कि अगली बार अगर कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो फोन लाइन पर हमसे बात कर लीजिएगा और डायरेक्टली अपना सवाल जो है आप एक्सपर्ट से पूछ सकती हैं। अगला सवाल बेबी केशरी पूछना चाहती हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? नमस्कार, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। जी, बताइए आपका सवाल क्या है? कि मेरी SIP है 16,000 की, 6 फंड्स है उसमें, और 25 साल के लिए मुझे 1 करोड़ रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कई लक्ष्य है। चलिए ठीक है, 11 साल के बाद 25 लाख चाहिए, 13 साल के बाद भी 25 लाख चाहिए, 15 साल के बाद भी आपको 25 लाख चाहिए, और 25 साल के बाद आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के लिए। आपके मैं फंड्स के नाम पढ़ दे रही हूँ, बताइएगा अगर सही है या नहीं। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है 4,000, उसमें डाल रही हैं। HDFC मल्टी कैप 3,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,000, ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी 2,000 इसमें डाल रही हैं। बंधन का इनोवेशन भी है आपके पास, इसमें भी 2,000 रुपये डाल रही हैं, और 5,000 की SIP आप शुरू करना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कि इसी फंड्स में शुरू करें या नहीं। अच्छा, 1 लाख रुपए आपके पास लमसम भी है, उसको भी आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और जैसे जैसे आपके पास पैसा आता रहेगा वैसे वैसे जो है आप अपने निवेश को बढ़ाना भी चाहती हैं, जो कि आप करेंगी। और साथ ही आपने कुछ सवाल ये भी पूछा है कि क्या एक तो आपके सारे लक्ष्य पूरे होंगे इस इन्वेस्टमेंट से, दूसरा ICICI प्रू के ग्रोथ से स्विच करके आपको किसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो कि ICICI का ही है उसमें आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए या नहीं, बंधन इनोवेशन फंड से स्विच होकर बंधन स्मॉल कैप में आना चाहिए या नहीं, और साथ ही निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का AUM काफ़ी बढ़ गया है, तो उससे निकल कर क्या लार्ज कैप या मिड कैप में स्विच कर लेना चाहिए या नहीं। और राइट बेबी केशरी, आपका सवाल काफ़ी सारे निवेशकों के लिए सीख के तौर पर भी है, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे पहलुओं पर सवाल पूछा है जिससे बाकियों को काफ़ी कुछ समझ में काफ़ी समझाइश मिल सकती है उनके इन्वेस्टमेंट्स में। थैंक यू अपना सवाल पूछने के लिए। हर्ष, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं सवाल के, एक एक करके हम एड्रेस करते हैं। मैं चाहती हूँ हम सबसे पहले शुरुआत करें
बड़े एयूएम से, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कोई दर्शक ऐसा सवाल हमसे पूछ रहे हैं। फंड्स के एयूएम साइज जो है वो बढ़ जाती है, और ऐसे में लोगों को लगता है कि अगर बड़ा एयूएम है तो यानी फंड मैनेजर के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी स्ट्रैटेजीज अपनाने की। और अगर हम निपॉन के स्मॉल कैप फंड की बात करें तो पिछले दिनों हमने देखा है कि इस कैटेगरी ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। पूरी कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स भी ये फंड रहा है। और स्मॉल कैप एज अ साइज आप देखें, एज अ मार्केट कैप साइज भी अगर आप देखें हर्ष, तो इसका यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है। अब कितनी बड़ी चिंता की बात है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो एयूएम बहुत बड़ा हुआ लग रहा है, और ये निवेशक कैसे समझे और रणनीति फिर इस फंड में कैसे बनाए एयूएम के साइज को देखते हुए? तो कविता, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है विद दिस रिस्पेक्ट कि हम बात कर रहे हैं कि स्मॉल कैप फंड में एयूएम और एक है मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड का एयूएम। तो बहुत ज्यादा है, ये किस रेलेवेंस में है? हम कहते हैं कि जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है फॉर एग्जांपल, वो 1 लाख करोड़ का एयूएम बन गया है। सिर्फ ये एक अकेली स्कीम 1 लाख करोड़ का एयूएम बना है। तो कई बार हमारे पास हमारे क्लाइंट्स के फोन आते हैं, कहते हैं कि भाई 1 लाख करोड़ का एयूएम एक ही स्कीम में है, तो इतना बड़ा एयूएम है, क्या वो फंड मैनेज कर पाएगा कि नहीं? तो इसका जवाब मैं ऐसे दे रहा हूं कि पहली बात, उनका जो इन्वेस्टमेंट मैंडेट है, ये पराग पारिक की बात कर रहा हूं, हालांकि क्वेश्चन हमारा निपॉन स्मॉल कैप है, वो बाद में आता हूं। कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए ये एग्जांपल देना जरूरी है। तो 1 लाख करोड़ का आपके पास एक फंड का एयूएम है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट मैंडेट है कि वो पूरे मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप मैंडेट है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ लार्ज कैप में करना है, मिड या स्मॉल कैप, वो मार्केट की कोई भी शेयर्स को खरीद सकते हैं। हालांकि उनका एक्सपोजर ज्यादा जो है वो लार्ज कैप की तरफ है। अब 1 लाख करोड़ को आप कंपेयर करिए टोटल मार्केट कैप से। जो पूरा लिस्टेड इक्विटी मार्केट का मार्केट कैप है वो करीबन 400 लाख करोड़ है। तो जब हम 400 लाख करोड़ का मार्केट कैप में से एक फंड के पास 1 लाख करोड़ है, जो देख रहा है कि मुझे 1 लाख करोड़ जितनी अपॉर्चुनिटी चाहिए शेयर्स में पैसे लगाने के लिए, तो क्या एक 400 लाख करोड़ के मार्केट कैप में उनके पास 1 लाख करोड़ जितना मार्केट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है। तो ये हो गया कि हमें बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हम प्रॉब्ली 5 साल 10 साल पहले की टोटल मार्केट कैप से कंपेयर कर रहे हैं। तो इक्विटी मार्केट अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और नई कंपनीज लिस्ट हो रही हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज लिस्ट हो रही है, तो टोटल इन्वेस्टेबल यूनिवर्स जो है वो अच्छी खासी तरह से बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट है, जो हम कैटेगराइजेशन की बात करते हैं, जो हम पहले लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का जो कैटेगराइजेशन था, आज की तारीख में जो मार्केट कैप बेसिस है, सो एम्फी कहता है कि टॉप 100 कंपनीज जो है वो लार्ज कैप है, 101 से लेके 250 नंबर की जो कंपनी है वो मिड कैप है, और 250 से नीचे है वो स्मॉल कैप है। तो आज की तारीख में अगर हम कैटेगराइजेशन में देखेंगे, सो जो टॉप 100 कंपनीज हैं, उनका जो स्टार्टिंग एयूएम है, सो जो 100th नंबर की जो कंपनी है, वो देखेंगे आप करीबन 90,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो सारी कंपनियां जिनका मार्केट कैप 90,000 करोड़ के ऊपर है वो लार्ज कैप हो गई। 30,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ तक की जो कंपनियां हैं वो है मिड कैप। तो जो 150 कंपनियों की बात कर रहे हैं, उनका मार्केट कैप जो है वो 30,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ तक का है। एंड स्मॉल कैप वो सारी कंपनियां हैं जो लगभग अप टू 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो जो इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है वो भी बहुत बदल चुका है। सो आप सिर्फ अगर स्कीम की एयूएम देखेंगे और कहेंगे कि इसका एयूएम ज्यादा है और उसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये ज्यादा किसके कंपैरिजन में है, तो वो देखना ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट मैं खाली बताना चाह रहा था। नाउ कमिंग टू स्मॉल कैप, जो उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली पूछा है, जी हाँ, स्मॉल कैप का जो यूनिवर्स है इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा है। टॉप की 250 कंपनी हटा दीजिए तो सारा स्मॉल कैप की कैटेगरी में आता है। लेकिन उसमें भी जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है, जो इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है, जो सारे फंड हाउसेस इन्वेस्ट करने के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो 150-200 कंपनियां ही होती हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरी 3,000 कंपनियों को सिलेक्ट करती है। वो क्रीम निकाल के ऊपर की 250-300 स्मॉल कैप कंपनीज में ही इसेंशियली वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें भी मैं कहूंगा कि अगर एयूएम बढ़ रहा है तो स्कोप है। तीसरी बात यह है कि अगर एक स्मॉल कैप फंड है, इसका मतलब नहीं कि वो थोड़ा भी पैसा मिड एंड लार्ज कैप में नहीं लगा सकते। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फंड मैनेजर्स के सामने। आप स्कीम का परफॉर्मेंस देखिए, उसके रिस्क रेशियोज देखिए, अगर आप उससे खुश हैं तो एयूएम को एक बार नजरअंदाज कर सकते हैं। तो आई होप मैंने केसरी जी का जवाब दिया है जो एयूएम को लेके कंसर्न था। इनके पोर्टफोलियो पे आते हैं। इनके पास 6 स्कीम्स हैं
जिनमें 16,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही है। तो क्लियर सी बात है, इन्होंने 2 फंड को आइडेंटिफाई तो किया है। वो कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में कंटिन्यू करें कि बंद कर दें, और दूसरा है बंधन इनोवेशन फंड। सो वेल, मेरा सुझाव ये रहेगा कि आपका जो पर्पस है इन्वेस्टमेंट का, वो जो बाकी की 4 स्कीम्स आपके पास है, जो फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो आप उन 4 स्कीम्स में भी अगर अपना फोकस रखें तो आपका पूरा मार्केट में एक्सपोजर आपको मिल रहा है। तो यस, आप आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एंड बंधन इनोवेशन फंड दोनों को बंद कर सकती हैं। इसका जो एसआईपी है 2-2 हजार का, वो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, एचडीएफसी मल्टी कैप में बढ़ा दें, तो आपका 4 स्कीम में सारा इन्वेस्टमेंट 16,000 का जो है वो चला जाएगा। जो 5,000 आप बढ़ाना चाह रही है इन्वेस्टमेंट का, अगेन सेम सजेशन कि इन्हीं 4 स्कीम्स में आप अपना एसआईपी बढ़ा लें, और कोई आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट आपका ये था कि आप एक लमसम 1 लाख रुपए क्या एग्जिस्टिंग स्कीम्स में बढ़ा दें। यस, अगेन, कि आपके पास जो 4 स्कीम्स हैं उसी में ये लाख रुपया भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। सो गोइंग फर्दर, आपके पास लार्ज कैप, मल्टी कैप, सॉरी फ्लेक्सी कैप, जो लार्ज कैप ऑलमोस्ट लार्ज कैप बराबर है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारा मार्केट सेगमेंट आप कवर कर रही है। सारे एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं, सारे एक्टिवली फंड मैनेजर उसे मॉनिटर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये शायद अप्रोच आपको पूरे मार्केट का एक्सपोजर दे देगा। ऑलराइट, हर्ष, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट में शिफ्ट हो जाना चाहिए इनको? वेल, मैंने इन्हें सजेशन इसका दिया है कि ये एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ऐड करें, लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिकली मल्टी एसेट की तरफ बात कर रही है, तो मल्टी एसेट का जो पर्पस हमने पिछले सवाल में दिया था कि आपके पास डेट, इक्विटी, कमोडिटीज, रीट्स, इन्वेट्स भी आ जाते हैं। अगर ये मल्टी एसेट स्पेसिफिकली जोड़ना चाह रही हैं, ये नहीं कि वो इंडिया अपॉर्चुनिटी ना खुश है उसके लिए स्विच कर रही है, वो अगर मल्टी एसेट एज अ स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाह रही है, तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड को जोड़ सकती है। ऑलराइट, और दूसरा इनका एक और सवाल था, जहाँ पर ये पूछ रही थी कि बंधन की इनोवेशन फंड से निकलना चाहिए कि नहीं। जी हाँ, सो बंधन की जगह पे मैंने इनसे कहा है कि ये उसका एसआईपी बंद करके ये अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो है उसमें जोड़ ले। सो या तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, या तो एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो। चलिए, तो यहाँ पर आपने काफ़ी विस्तार से इनके सवाल का जवाब दे दिया। निशा बारोट का मैं सवाल लूँगी, और मुझे बताया जा रहा है कि इनके पति फ़ोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो इनसे बात करना चाहते हैं। जी नमस्कार, निशा जी व्यस्त हैं इस वक्त? हाँ, वो अभी तो व्यस्त है, तो उनका पोर्टफोलियो मैम नहीं संभालता हूँ। हाँ हाँ, बताइए। फिलहाल मैं 60,000 की एसआईपी के फंड में इक्वली कर रहा हूँ, और हाँ। मुझे और 30,000 करना है, और मेरा अवधि 5 से 7 साल के बीच में है। तो आप मुझे बताइए कि जो मुझे अतिरिक्त निवेश करना है 30,000, वो मैं इन्हीं फंड से फंड में डिस्ट्रीब्यूट करूँ या और कोई नए फंड ले लूँ? कोटक मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू का वैल्यू डिस्कवरी और लार्ज एंड मिड कैप आपके पास है, और 30,000 की एसआईपी है। 10,000 आप कर रहे हैं निवेश 2025 से, लमसम करना चाहते हैं 10 लाख। ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। हर्ष, इन्हीं स्कीम्स में क्या 10 लाख रुपए डिवाइड कर लेने चाहिए? जी नहीं कविता, देखिए इनका जो सवाल है ना, पहले अगर हम इनके लमसम पे आते हैं, इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि इन्हें 5 से 7 साल के लिए करना है सिर्फ, और इनका जो एसआईपी पोर्टफोलियो है वो पूरा इक्विटी बेस्ड पोर्टफोलियो है। तो 5 to 7 इयर्स का अगर टाइम होराइजन है, तो मैं कहूंगा कि ये हाइब्रिड फंड्स में जाए। उसी तरह जो हमने पहला सवाल का जवाब दिया था, रूपा जी का जो जवाब दिया था, उसी तरह कि अगर आप 5 to 7 इयर्स का टाइम होराइजन रख रहे हैं, तो आप एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड रखें और एक बैलेंस एडवांटेज फंड। तो इनके 10 लाख रुपए के लिए भी वही सजेशन होगा कि व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 5 लाख एंड कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड में 5 लाख। जहां तक इनके एसआईपी का सवाल है, तो एसआईपी क्योंकि हर महीने कर रहे हैं, और इक्विटी में आप अगर एवरेजिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें एक खाली कंसोलिडेशन स्टैंड पॉइंट की वजह से सजेशन दे रहा हूं, बाकी स्कीम सारी अच्छी है इनकी, क्योंकि ओवरलैप है। इनके पास मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है एंड आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप है, दोनों स्कीम अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन आईसीआईसीआई का इनके पास वैल्यू डिस्कवरी फंड भी ऑलरेडी है। सो प्योरली फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन स्टैंड पॉइंट के लिए मैं इनसे सजेस्ट करूंगा कि आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप को बंद करें, और वो एसआईपी जो है वो एग्जिस्टिंग बाकी की जो स्कीम्स है उसमें ही बढ़ा दें।
तो बस इतना ही करने की जरूरत है। 30,000 रुपए और इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो बाकी की जो 5 स्कीम बचेंगी आफ्टर क्लोजिंग डाउन आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, आप 30,000 उनमें डिवाइड करके इसी स्कीम्स में करें। तो एसआईपी को इक्विटी फंड्स में, लमसम को हाइब्रिड फंड्स में। राइट। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, लेकिन हमारे साथ उपमिता झा का सवाल है जो कि हम ब्रेक के बाद लेंगे। और उस बीच मैं ब्रेक पे जाऊं, जितनी भी महिला दर्शक हैं, हमारी निवेशक हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो जाते जाते आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे हम फ्लैश किए देते हैं, जो आपको नोट डाउन करना है, अपने सवाल वहां भेजने हैं। इन एसोसिएशन विद एसबीआई, बेस्ट है सबको पता है। सिर्फ खबर मत जानिए, बल्कि कंपनी को अंदर से पहचानिए। जब कारोबार होता है दमदार, तो शेयर भी दिखाता है रफ्तार। बैलेंस शीट के बड़े राज समझकर बनिए बाजार के बादशाह। बड़ी खबरों और ट्रेंड का गहराई से विश्लेषण मेरे साथ कीजिए डीप डाइव रिसर्च, रोज सुबह 9:45 बजे। Adani presents Times Now Amazing Indians Awards 2025. सवाल जब उठा तो सामने आए सैकड़ों सच। सवाल ने ही तोड़ा ताकत का गुरूर और जोड़ा देश को। एक तिनके सा सवाल तूफान उठा सकता है। सच्ची नियत और पक्के इरादे से पूछा जाए तो मेरा तजुर्बा कहता है, एक सवाल कुछ भी कर सकता है। नाविका कुमार के साथ देश पूछ रहा है सवाल पब्लिक का। टाइम्स नाउ नव भारत पर। वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं वुमेन्स वेडनेसडे, हमारी ये पेशकश जहां पर हम महिला निवेशकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्षवर्धन रुंगटा। उपमिता झा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। उपमिता, हाय, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम जी बताइए, आपने कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया है? जी, पराग पारिक में मेरे 13 लाख है और इन्वेस्को इंडिया में 6 लाख का निवेश है, और मोतीलाल ओसवाल में 11 लाख और बंधन स्मॉल कैप में 5 लाख। और मेरा ये सवाल है कि मेरा जो टारगेट है वो 2 करोड़ है, तो कितना टाइम वेट करना होगा, मतलब? ठीक है, ऑल राइट। बता देते हैं आपको क्या करना चाहिए। और पराग पारिक की फ्लेक्सी कैप की स्कीम है आपके पास, इन्वेस्को की भी फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल 11 लाख है, और माफ़ कीजिएगा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है, और एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज है। और इसमें से जो है आप पूछ रही हैं कि कितना आपको जो टारगेट है वो अचीव करना है, वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपके पास मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप एक्यूमुलेटेड 12 लाख है। एसबीआई स्मॉल कैप में आपका लगभग 9 लाख रुपए भी आपने जो है एक्यूमुलेट किया हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो पता है हमें, 10 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा भी करने हैं। माफ़ कीजिएगा, 10 साल में 2 करोड़ आप कह रही हैं कि आपको इकट्ठा करने हैं। ठीक है, 49 आपकी एज है। और राइट हर्ष, मैं नहीं जानती कि एसआईपी कर रही हैं या ये लमसम निवेश करके बैठी हुई हैं, पर ओवरऑल 10 इयर्स में इस निवेश के साथ 2 CR क्या पॉसिबल है? क्या आप कैलकुलेशन लगा रहे हैं हर्ष? जी हाँ कविता, वेल हम बात कर रहे थे, जो वो बता रही थी, तो 58 लाख इनका आज की तारीख में कॉर्पस है, और ये चाह रही है 2 करोड़ बन जाना। अगर मैं अनुमान लगाऊं 12% का, क्योंकि लगभग इनकी सारी इक्विटी स्कीम्स हैं,
तो इन्हें करीबन 11 साल, लगभग 11 साल लगेंगे ये 58 लाख रुपयों को 2 करोड़ बनने में, अगर 12% का अनुमान लगाते हैं। तो उपमिता जी, जो आपका टारगेट था वो 10 साल, 10 और 11 साल के आसपास आप समझिए, अगर 12% से आपका ये कॉर्पस ग्रो करता है तो ये करीबन 2 करोड़ बन जाएगा। जो आपके सवाल में एक और पॉइंट था जो आपने बहुत स्पेसिफिकली पूछा था कि आप मेरा लार्ज एंड मिड कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप से नाखुश है उनके परफॉर्मेंस से, तो क्या वो आपको रखना चाहिए कि निकाल देना चाहिए? क्योंकि आपकी रकम जो आपने इन्वेस्ट की है वो लमसम, सो मेरा लार्ज एंड मिड कैप में मैं देख रहा हूं कि आपने 12 लाख रुपए लगाए हैं और एसबीआई स्मॉल कैप में करीबन 9 लाख रुपए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी एएमसी है या कोई भी स्कीम है या कोई भी फंड मैनेजर है, उसमें आपको दिखेगा कि एक टाइम ऐसा होगा जो उनकी स्कीम्स मान लीजिए टॉप 5 परफॉर्मिंग स्कीम्स में आ सकती हैं। एक पीरियड ऐसा हो सकता है कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस होगा अपने बेंचमार्क से भी, अपने पीयर ग्रुप से भी। तो हर एक फंड मैनेजर का, हर एक स्कीम का साइकिल्स होते हैं जहां पे कई बार उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किए होते हैं वो उस तरह से रिटर्न्स नहीं जनरेट किया है या उस पीरियड में रिटर्न जनरेट नहीं किया जितना वो समझ रहे थे। तो किसी ने इन्वेस्ट किया होगा मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंपनी में ये सोच के कि इनका एक कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है और उस ऑर्डर के बेसिस इनका प्राइस इंक्रीज होगा, लेकिन वो जो ऑर्डर उन्हें 6 महीने में आना था हो सकता है उसको साल या 2 साल लग जाए। तो प्राइस करेक्शन, प्राइस एडजस्ट होने में टाइम लग सकता है उस चीज का। तो इसका मतलब नहीं कि वो स्कीम ने अंडर परफॉर्म किया, इट्स जस्ट दैट कि वो जो चाह रहे थे, सोच रहे थे, वो उस पीरियड में नहीं हुआ, हो सकता है थोड़ा टाइम लग सकता है। तो परफॉर्मेंस को अगर आप खाली सिर्फ बेंचमार्क बना के स्कीम्स में से एंट्री करेंगी, एग्जिट करती रहेंगी, तो आप बार बार ये चर्निंग चलते रहेगा और आपको रियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको फंड में, कोई भी स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, सिर्फ परफॉर्मेंस को नहीं। परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या वो सिर्फ एक अकेला पैरामीटर है? परफॉर्मेंस के साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन आपने कब एंट्री लिया उससे भी डिपेंड होता है कि आपका रिटर्न कैसा आ रहा है। तो पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो हो सकता है कि स्कीम ने 15% जनरेट किया, लेकिन आप 9 महीने से इन्वेस्टेड हैं तो हो सकता है आपका रिटर्न 9% हो। ये फर्क क्यों है? क्योंकि वो 3 महीने पहले और बाद का रिटर्न कैलकुलेट हो रहा है। सो रिटर्न्स को भी बहुत अच्छी तरह समझना होगी, परफॉर्मेंस आप कैसे कंपेयर कर रहे हो, किस चीज से। जहां तक इन दोनों स्कीम का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि आपको मेरा लार्ज एंड मिड कैप या एसबीआई स्मॉल कैप से सिर्फ परफॉर्मेंस देख के आपको निकलने की जरूरत है। तो आप उनमें बनी रह सकती हैं, परफॉर्मेंस देख के मत निकलिए। स्कीम्स अच्छी हैं एक टाइम पे, या मैं कहूंगा कि आज की तारीख में भी अच्छा परफॉर्मेंस है, सिर्फ रिटर्न्स आपको कितना मिल रहा है विज़ा विज़ स्कीम ने कितना जनरेट किया है, हो सकता है थोड़ा डिफरेंस हो उस चीज में, लेकिन आपका 10 साल का टाइम होराइजन है, दोनों स्कीम्स अच्छी हैं, आप बनी रह सकती हैं इनमें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगली दर्शक पूजा का हम सवाल लेते हैं। इनका जो लक्ष्य है 1 CR, 20 साल में 3 फंड्स हैं, निवेश 5000, पारंपरिक में 1500 निवेश का प्लान है। चलिए, इनके पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है 2000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप है 1500, HDFC फ्लेक्सी कैप 1500। 20 साल में कितना ये कमा पाएंगी? पारंपरिक में भी ये 1500 रुपये करना चाहती है, मज्यूमिंग फ्लेक्सी कैप है इनके रडार पे। तो कविता, अगर हम सवाल समझें क्लियरली तो इनका इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में 6500 रुपए का हो रहा है और ये चाह रही है कि 20 साल में कितना बन जाएगा। सो अगर हम सिर्फ अगर कैलकुलेशन ही करने हैं तो हम जरूर से करके दे सकते हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट 6500 रुपए का 20 साल में कितना बन जाएगा। ये करीबन 64-65 लाख के आसपास हो जाएगा अगर ये 6500 रुपया 20 साल के इन्वेस्ट करते हो, 12% से ग्रो करता है। मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक इन्हें जो सवाल भेजना चाहिए या समझना चाहिए वो ये कि जो पोर्टफोलियो मिक्स है इनका, मैं उस पर कमेंट करना चाहूंगा। इन्होंने एक मिड कैप और स्मॉल कैप मोतीलाल ओसवाल का ही ले रखा है। सो अभी हमने एक सवाल पहले ये बताया था कि हर एक फंड हाउस का, हर एक फंड मैनेजर का हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट कॉल्स है वो सही टाइम पे फ्रूटिफाई नहीं हो। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, आप कोशिश करें कि एक फंड हाउस के साथ एक स्कीम रखें ताकि आपको अलग अलग फंड मैनेजर्स की भी फायदा मिले। सो आपके पास अगर 40 से ज्यादा म्यूचुअल फंड हैं तो आप क्यों सिर्फ पैसे अपने एक ही फंड हाउस में 2 या 3 स्कीम में देंगे? तो आप एक चेंजेस कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल जो स्मॉल कैप फंड है उसकी जगह आप बंधन स्मॉल कैप या एसबीआई स्मॉल कैप जोड़ लें या निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप जोड़ लें, तो आपको एक दूसरा फंड हाउस मिलेगा
आपके पास फिर उस लिहाज से एचडीएफसी का एक फंड हाउस की स्कीम होगी, मोतीलाल की एक होगी, पराग पारिक की होगी, और चौथी जो स्मॉल कैप की मैंने आपको 3-4 नाम दिए उनमें से कोई भी एक ले सकती है। तो आपको 4 फंड मैनेजर्स आपके लिए काम करेंगे और अलग-अलग जगह आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। शो का आखिरी सवाल लेंगे निधि का, और 12 लाख का जो है वो निवेश ये कर रही हैं। मैं इनका पोर्टफोलियो एक बार सबसे पहले पढ़ देती हूँ सो दैट आप फंड्स के नाम डाल सकें। एक्सिस का स्मॉल कैप है इनके पास, बंधन का स्मॉल कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू का इनके पास लार्ज कैप है। और ये कुछ पैसा जो है रकम मैच्योरिटी के तौर पर पीपीएफ से इनको मिलेगा भी, लगभग 25 लाख रुपए मार्च में मिलेगा, मार्च 2026 में। और इस पैसे को ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करना चाहती हैं। और अब ऐसे में 40,000 की तो अभी एसआईपी कर ही रही हैं, 45,000 कर देंगी सितंबर से। 5% स्टेप अप करना चाहती हैं ये हर साल अपने निवेश को, और स्टेप अप भी इनको करना है, शुरू करना है। जो इनके पास फ़िलहाल है 2040 से जो है ये स्टेप अप की भी एक सुविधा चाहती हैं। तो बताइएगा, इंडेक्स फंड भी क्या ऐड करना चाहिए, या डेट के लिए कोई और तरीके का फंड फिक्स्ड इनकम के लिए अपने पोर्टफोलियो में डालें या ना डालें, ये भी इनका सवाल है। कविता, आई थिंक इनका सवाल जो हम देख रहे हैं ना, निधि जी ने, इनका प्राइमरी कंसर्न इस पॉइंट से आ रहा है कि जब 2026 में इनके 25 लाख रुपए पीपीएफ से निकलेंगे तो वो कहाँ डाले। तो अगर हम इनके सारे सवाल को एनालाइज करें, इनका वो 25 लाख रुपए को क्या म्यूचुअल फंड में, ये कह रही है कि मैं म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करने चाह रही हूँ, लेकिन क्या ये सही डिसीजन है? म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड होता है, पीपीएफ रिस्क फ्री है। तो अगर हम देखेंगे सारा जो इनका कंसर्न है प्राइमरीली मार्च 2026 में जब पीपीएफ के पैसे आएंगे इनके पास, उसका क्या करना। तो निधि जी, पहला सवाल का पहला जवाब, पहली बात तो ये मार्च 2026 में आने वाला है। आज की तारीख में हम अगस्त 2025 में हैं, तो वेट करिए, पैसे आएंगे आपको 2026 में। तो उसके पहले आप 1 या 2 महीने पहले इवैल्यूएट करिए कि आपकी, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपकी समझ में भी बदल जाए, मार्केट में बहुत सारी चीजें बदलेंगी। तो स्ट्रैटेजी स्टैंड पॉइंट में ये देखना कि पूरा पीपीएफ से निकल के म्यूचुअल फंड में लगाना कि नहीं लगाना, और किस तरह के म्यूचुअल फंड में लगाना, आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, क्या लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए इसका डिसीजन लिया जाता है। दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, पीपीएफ एक टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड एक टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो पहले वो डिफरेंस से भी आपको कंफर्टेबल होना जरूरी होगा। तो क्यों आप शिफ्ट करना चाह रही है? सिर्फ रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं कि लिक्विडिटी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, सेफ्टी क्या चाह रही हैं आप, उस पर डिपेंड करेगा। सो मेरी सलाह ये रहेगी, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप मिलें, बात करें, इन चीजों का पहले जवाब पाएं। अगर आप फिर कंफर्टेबल होती है, फिर हम दूसरे एस्पेक्ट्स पे बात कर सकते हैं। आपके एग्जिस्टिंग फंड हाउस का जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो, उस पर थोड़ा सा आपको टिप्पणी दे दूं। मुझे नहीं पता, आपने से बताया कि पोर्टफोलियो वैल्यू 12 लाख रुपए है, लेकिन आप किस तरह से उसे डिवाइड कर रही है? 40,000 रुपया महीने का कर रही है, लेकिन ये जो 6 स्कीम्स है उसमें कैसे पैसे डिवाइड कर रही है वो पता नहीं है मुझे। अगेन ओवरलैप स्टैंड पॉइंट से सिर्फ कहूंगा कि एक्सिस एंड बंधन स्मॉल कैप की जगह एक रखते हैं आप, बंधन स्मॉल कैप को आप रिटेन कर सकती हैं। उसके अलावा जो स्कीम्स है वो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई आपको उसके अलावा बदलाव करने की जरूरत है। सो आंसरिंग बोथ योर क्वेश्चंस, पहली जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसमें से एक बदलाव मैंने बता दिया। दूसरा जो आपका प्राइमरी कंसर्न था कि 2026 में जब आपके पीपीएफ के पैसे आएंगे उसका क्या करूं, तो मेरा सुझाव ये रहेगा, पहले दोनों के न्यूआंसेस समझिए कि प्रोडक्ट्स काम कैसे करते हैं, आपकी जरूरत क्या है, आपको कैसे उन पैसों की जरूरत पड़ेगी आगे जाते हुए, फिर आप इस डिसीजन लेंगे। तो लास्ट सवाल था आपका 2040 में इसका एसटीपी सेटअप करना। तो आई थिंक ये अच्छी बात है कि आप फ्यूचर की इतनी सारी चीजें सोच रहे हैं, लेकिन वो आज से प्लानिंग करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2030 में हो सकता है आपका पूरी स्ट्रैटेजी बदल जाए, पूरी अप्रोच बदल जाए। सो आई डोंट थिंक इतना आगे स्ट्रैटेजी स्टैंड पॉइंट से सोचिए। अक्यूमुलेशन स्टेज आज से आप पता कर सकते हैं किस तरह से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। ऑलराइट, आई थिंक काफ़ी विस्तार से आपने इनको सलाह दे दी है। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ ये नहीं है, तो इसीलिए हम बियॉन्ड द डिटेल्स जो दी गई हैं उसके आगे हम नहीं इनको समझाइश दे पा रहे हैं। बट इस पेशकश को फ़िलहाल यहीं समाप्त करने का समय हुआ है। हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की है आपने।
और हम भी एक ब्रेक लेते हैं, पर ब्रेक पर जाऊं उससे पहले क्योंकि विमेंस वेडनेसडे सेगमेंट को हम क्लोज कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देते हैं, क्योंकि जितनी भी महिलाएं ये शो देखती हैं, हम चाहते हैं कि आपके पास आपकी खुद की एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी हो, एक पोर्टफोलियो हो, जिसके लिए आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो व्हाट्सएप कर सकती हैं। यूट्यूब पर भी हम लाइव होते हैं, अभी भी लाइव हैं, हमारे पुराने एपिसोड्स भी आप देख सकती हैं, वहाँ से भी आप इन्वेस्टमेंट्स की बारीकियाँ सीख सकती हैं। तो यूट्यूब पर हमारे शोज़ भी देखिए, अपने सवाल भी पूछना चाहें तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकती हैं, और हम आपके सवालों को विमेंस वेडनेसडे जो कि हर बुधवार हम लेकर आते हैं, डायरेक्टली आपकी बात करवाते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो आप अपने सवाल उनसे पूछ भी सकती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार अब आज जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें से आपकी ईएमआई का अब क्या होगा। आपने अपने लिए होम लोन ले रखा होगा, गाड़ी का लोन होगा आपके ऊपर, तो आपकी ईएमआई का क्या होगा। और साथ ही अब क्योंकि टैरिफ के चलते इतने गर्दिश के बादल छाए हुए हैं, आपकी फिक्स्ड इनकम निवेश पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। क्या फिक्स्ड डिपॉजिट वापस से फ्लेवर में आ जाएंगे या ऐसा नहीं होगा, क्या डेट म्यूचुअल फंड्स फ्लेवर में रहेंगे तो किस तरह के, इन सब पर बारीकी से बात होगी। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और ईएमआई नो चेंज हमारी खास पेशकश ब्रेक के बाद।